हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित देशों की। तो जो विकसित देश होते हैं उनकी जो करेंसी होती है, जो उनकी जो मुद्रा होती है, वह प्रायः हार्ड करेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है मूल्य का मापन। तो मूल्य का मापन है, मुद्रा का कार्य यह है। मूल्य का संचय, यह भी एक मुद्रा का कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण, यह भी है। और मूल्य का स्थिरीकरण, जी यह बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है मूल्य का स्थिरीकरण। लेकिन मूल्य का मापन, मूल्य का संचय तथा मूल्य का हस्तांतरण, ये तीनों मुद्रा के कार्य हैं, करेंसी की फंक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विमुद्रीकरण। तो अगर सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाती है तो उसे कहते हैं विमुद्रीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जे.बी. से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. से बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। अगर लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को, अगर लगातार कीमत बढ़ती रहती है तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो जब मुद्रास्फीति होती है तो सबसे अधिक हानि देनदार को होती है, यानी कि जो पे करता है, पेयर। तो अगर मुद्रास्फीति होती है, यानी कि लगातार कीमतों में बढ़ोतरी होती जाती है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। और इस कारण जो है अधिक हानि होती है, लॉस होता है, वह पेयर्स को होता है, वह देनदार को होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक लॉस लेनदार को होता है, यानी कि जो कोई सामान लेता है, खरीदता है, जो क्रेता होता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है लेनदार को। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सो इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। जो ऋणी होता है, जिस पर ऋण होता है, जिस पर कर्ज होता है, तो उसे मुद्रास्फीति के कारण प्रॉफिट होता है, उसे लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इसमें हमें बोलना है, इसका आंसर करेक्ट करना है कि कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कमी। मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दर में कमी नहीं होती है। यह जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है।
अगर हम ब्याज दर में कमी कर देंगे तो मुद्रास्फीति में नियंत्रण नहीं हो पाएगी। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। अगर आप मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखोगे तो इससे आप मुद्रास्फीति पर, यह एक मुद्रास्फीति के नियंत्रण की एक विधि है। तथा वस्तुओं की राशनिंग, वस्तुओं की राशनिंग यह भी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की एक विधि है। तथा मांग पर नियंत्रण, यदि मांग पर नियंत्रण हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो उससे भी, यह भी एक मुद्रास्फीति के नियंत्रण की एक विधि हो सकती है। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एल्ट बाजार सोना चांदी से संबंधित है। सोना चांदी से, गोल्ड एंड सिल्वर से गिल्ट एल्ट संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई भारत की बैंकों का बैंक है, यह एक सेंट्रल बैंक है भारत का। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसके ऑप्शंस हैं शहरी सरकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या वित्त सचिव। तो भारत में जो करेंसी है, मुद्रा की जो नोट होती है, उसे कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की करेंसी को जारी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इनमें से कौन सा वह बैंक है जिसमें खाता नहीं खोला जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा? तो इसका आंसर है आरबीआई बैंक। आरबीआई में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है अप्रैल टू मार्च। अप्रैल से मार्च तक का जो समय होता है वह आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में, मुंबई में, देवास में या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास में। तो जो बैंक नोट प्रेस है यह कहाँ स्थित है? यह देवास में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1985। तो 1985 में, 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, यूएसए का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका आंसर है यूएसए, अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? इसका आंसर है यूटीआई। तो जो यूटीआई है यह भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का
नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? इसका आंसर है सेबी। तो जो सेबी है यह एक भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली एक बॉडी है। सेबी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? एनएसई की स्थापना की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है शेरवानी समिति। तो जो शेरवानी समिति थी इन्होंने ही संस्तुति की थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो जो निफ्टी होता है यह किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो उसका आंसर है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? इसके ऑप्शंस हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। तो जो चमकता हुआ सितारा है, चमकता हुआ सितारा, यह बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है, सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1956 में। आगे बढ़ते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक, केवल रिजर्व बैंक। तो जो भारत में जो कागज़ के नोट होते हैं, कागज़ के जो करेंसी होती है, उसको जारी करने का पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आगे बढ़ते हैं। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है RBI से। सरकार जो अर्थोपाय ऋण लेती है वो किससे लेती है? वो लेती है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यानी कि जिसे राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक है, इस बैंक को राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है, यह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। और देना बैंक हुआ, कॉर्पोरेशन बैंक है, विजय बैंक, SBI, BOI, BOB एक्सेट्रा, जितने भी बैंक हैं ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, लेकिन फेडरल बैंक ऑप्शन में फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो इसका आंसर है मुद्रा की क्रय शक्ति। तो जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है ना, यह मुद्रा की क्रय शक्ति यह वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो यूरो है यह मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है 1999 में, 1999 में जो नई मुद्रा है यूरो, इसे पारित किया गया था, इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है
1975 में। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच संबंध क्या होता है? यह बिल्कुल ही प्रतिलोम होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध को प्रतिलोम कहा जाता है, वह प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट, जो वस्तुएं दुर्लभ हों, उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। तो जो भी वस्तु है अगर वो दुर्लभ है, वह उनकी पूर्ति सीमित है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, तो उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक थिंग्स, आर्थिक वस्तुएं। नेक्स्ट, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है मानव पूंजी। तो जो अर्थतंत्र है इसमें ज्ञान, तकनीकी कुशलता तथा शिक्षा इत्यादि को मानव पूंजी माना जाता है। नेक्स्ट, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? कोई भी उद्यमी है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो इसका आंसर है जोखिम उठाना। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी उद्यमी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे जो रिस्क वाला काम होता है वो होता है जोखिम उठाना, रिस्क लेना। क्योंकि जो उद्यमी है वह रिस्क लेता है। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर उसने 1 लाख करोड़ का, मैं बस कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी डेटा ले रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए किसी उद्यमी ने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने खर्च किए हैं, और जिस क्षेत्र में वो कोई भी, मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री खोल रहा है, उस क्षेत्र में वो आगे की और मतलब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। अगर उसका काम चल पड़ा तब तो वो फायदे में रहेगा, और अगर वो मतलब काम नहीं चला उसका तो वो नुकसान चलेगा। तो जो उद्यमी होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना। तो उनकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता है जोखिम उठाना, रिस्क लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है तो वह उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक हो सकता है और होता भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो संगठन है, भूमि है, श्रम है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक गतिशील कारक कौन होता है? इसका आंसर है पूंजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? किसकी दृष्टि में? तो इसका आंसर है रोजगार सृजन के लिए। रोजगार सृजन के लिए, इसकी रोजगार सृजन की दृष्टि से, इन द व्यू ऑफ रोजगार सृजन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग काफ़ी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना 1945 में की गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलत टिक कर दिया। इसका आंसर है 1992 में, 1992। तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1992 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन है? इसका आंसर है आईडीबीआई। तो जो आईडीबीआई बैंक है, यह बैंक औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा संगठन है आईडीबीआई बैंक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है?
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा सेंटर है जो उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को दीर्घकालीन यानी बहुत अधिक समय के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो LIC, GIC, UTI ये सभी जो हैं दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने में सक्षम होती है, वित्त उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में 1948 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है यह भारत में स्थापित किया गया और यह रूस की सहायता से, रूस की हेल्प से इसे स्थापित किया गया बोकारो में, बोकारो स्टील प्लांट। आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यह ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन है? इसका आंसर है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, जापान, भारत, रूस, फ्रांस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और इसका आंसर है भारत। तो पूरे विश्व भर में सर्वाधिक सोने की खपत भारत में होती है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो सोने के काफ़ी चाहने वाले होते हैं, ठीक है। तो भारत की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा इसका यूज करती है, सोने का। तो इस कारण से भारत विश्व में सर्वाधिक सोने की खपत वाला कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत सर्वप्रथम स्थान पर है। अभ्रक के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान क्या है? विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, कितना है? तो इसका आंसर है 5वां। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान है 5वां। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति इसे 1951 में घोषित किया गया था। भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? इसका आंसर है जापान। तो भारत जापान को लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है। आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है? स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को कहा जाता है? तो इसका आंसर है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। तो स्टैगफ्लेशन गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इन्होंने कृषकों के पास, फार्मर्स के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो भारत तीसरा नंबर का ऐसा देश है जो कोयला का सबसे यानी तीसरा उत्पादन देश है। भारत कोयले में तीसरे स्थान पर उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर है BPCL। तो पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड BPCL कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा का उद्योग। भारत में कपड़ा उद्योग सबसे तेजी से अभी ग्रोथ भी कर रहा है और वर्तमान में सबसे बड़ा उद्योग भी कपड़ा उद्योग ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से ही भारत में सबसे प्रचलित रहा है। आगे बढ़ते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीनी उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है चाइना। चीनी उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत आता है चीनी के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1991 एंड 1992। 1991 से 1992 वह वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। यह वही फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत डैश आता है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शंस में चुनना है तो देखते हैं। व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग यह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है तथा केवल व्यापार, यह तो गलत है। वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य और उद्योग यह भी व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग ये तीनों व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो व्यवसाय के अंतर्गत, ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग, ये तीनों। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वह है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1970 में। 1970 में 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर शोध पर व्यय किया जाता है? तो भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का, जो भारत की जीडीपी है, कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, कृषि एक्सपेरिमेंट्स पर व्यय किया जाता है? तो इसका आंसर है ओनली 0.3%। तो टोटल जो कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी होता है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसका मात्र 0.3% शोध पर, एक्सपेरिमेंट्स पर व्यय किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फल में देखने को मिला? हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने में मिला? तो इसका आंसर है दलहन। जो दलहन की खेती होती थी उसमें सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम सामने आया था हरित क्रांति के समय। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन? तो आज हमने टोटल 65 क्वेश्चंस को
कवर किए हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना एक बार। तो उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी चैनल पोर्टेबल पाठशाला को। थैंक यू।